रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे देखो उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ये जो है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में ही आता है, ठीक है। ये हमारा करेंट एसेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसीवेबल्स मीन्स द बुक डेट्स और डेटर्स विच अराइजेस आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स, receivable is defined as debt owed to the firm by customers arising from sale of goods और सर्विसेज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी पैसा कंपनी कमाती है वो अगर उसका बाहर के कस्टमर के साथ ड्यू रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिसीवेबल्स। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर रिसीवेबल्स इन अ वेरी वेल मैनर, बिकॉज रिसीवेबल्स अगर अनकंट्रोलेबल हो जाए तो बहुत ज़्यादा बैड डेट लॉस एक ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ सकता है। मोर रिसीवेबल्स ड्यू इन द मार्केट का मतलब हो गया कि आपका पैसा ब्लॉक रह गया। वर्किंग कैपिटल का एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वो चंक जो है वो आपका ब्लॉक रह गया। एंड इफ़ योर मनी इज़ ब्लॉक्ड इन द मार्केट इट मीन्स यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट इनकम एंड यू आर एक्चुअली इनकरिंग मोर अमाउंट ऑफ इन बैड डेट, ठीक है। देर आर चांसेस दैट की प्रोविज़न जो है होता है बैड डेट का दैट विल कन्वर्ट इनटू फुल बैड डेट्स। एंड देन ये जो सेल किया है आपने अमाउंट, हाँ, जो भी सामान, ये तो सारे अमाउंट्स के इन्वेस्टमेंट्स ही तो हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, हाँ, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है हमें रिटर्न मिलता है फ्रॉम सेल। तो अगर सेल का पैसा नहीं आए तो इसका मतलब सारा पैसा ब्लॉक रह गया। सो यू विल बी incurring more interest expenses because whatever production that you are carrying out now, ये पैसा आपने मार्केट से उठाया है, that amount is collected from or taken from the market as loan. So after selling the goods and services you will be paying off to the market people जिन्होंने आपको ये फंड लेंड किया है। So सबसे पहली बात, अगर आप रिसीवेबल मैनेजमेंट को सही से नहीं मैनेज करते हैं आपको बैड डेट लॉस ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, आपका इनकम घट जाएगा और आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकर करना पड़ेगा। तो ये सारे सिचुएशंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। हम लोग डायरेक्ट एक सम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच विल क्लैरिफाई कि ये है क्या चीज़। Unani Cosmetics, manufacturer of herbal cosmetics products, has an annual sale of rupees 50 lakh. It incurs 30 days credit on sales. The fixed costs are 5 lakh and the variable costs are 80% of the sales. The company is considering a change in its credit policy. Based upon its knowledge of market response, it has estimated likely sales figures against each of the proposed collection period as follows. देखो क्या है यहाँ पे, वापस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी कॉस्मेटिक्स है जो हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उनका एनुअल सेल 50 लाख रुपीज़ का है। प्रेजेंटली दे हैव अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 30 डेज़। इसका मतलब क्या है कि यू गिव योर कस्टमर्स अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज़ टू पे ऑफ देयर ड्यूज़। तो उन्हें आप 30 दिन का टाइम देते हैं कि आप सामान खरीद लीजिए, 30 दिन बाद आप पैसा पेमेंट करिएगा। The company is having 5 lakh rupees of fixed cost and 80% of variable cost on sales. Now let us see और कंपनी क्या प्रपोज कर रही है। यहाँ पे there are 4 different credit policy। अभी क्या होता है ना कि whenever you are increasing the credit period to your customers, the sales will increase। आप अगर अपने कस्टमर्स को ज़्यादा लिबर्टी देते हैं कि नहीं आप अभी मत पेमेंट करिए, आपका मैं कल पेमेंट पीरियड जो है ना वो मैं बढ़ा देता हूँ। आई एम इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड। इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड, इफ़ आई एम अलाउिंग मोर नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड, देन द कस्टमर्स विल बाय मोर, क्योंकि उन्हें पैसे अभी नहीं देने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो सेल्स बढ़ेगा, डेफिनेटली सेल बढ़ेगा। तो एट प्रेजेंट द कंपनी इज़ गिविंग 30 डेज़ ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, 30 डेज़ ऑफ क्रेडिट पीरियड का पॉलिसी है। अगर वो ये चारों क्रेडिट पॉलिसी को वो अप्लाई करती है, चारों में से कोई भी एक या फिर चारों को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, 45 डेज़। देखो 30 दिन के क्रेडिट पीरियड में द कंपनी इज़ एक्सपीरियंसिंग 50 लाख रुपीज़ ऑफ सेल।
इफ द कंपनी गिव्स 45 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड, मतलब 30 दिन था, 30 दिन से आप क्रेडिट पीरियड बढ़ा के यू आर गिविंग 45 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड, योर सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 50 लाख टू 56 lakhs. देन क्रेडिट पीरियड नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, आपका सेल जो है वो 60 लाख हो जा रहा है ऑन 60 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड. ठीक है. थर्ड वाले प्लान में क्या है, 75 डेज का क्रेडिट पीरियड यू आर अलाउिंग एंड योर सेल विल बिकम 62 lakhs. 90 डेज का क्रेडिट पीरियड में योर सेल इज इंक्रीजिंग टू 63 lakh. सो इसका मतलब क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ क्रेडिट पीरियड डेज एंड मोर क्वांटम ऑफ सेल. जितना ज़्यादा आप उधार में सेल करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम देंगे आप अपने कस्टमर्स को, उतना ज़्यादा आपका जो है सेल्स भी होगा. नाउ क्वेश्चन ए यहाँ पे, इफ़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड एंड वाई? यू मे अज्यूम 360 days a year as the number of days in a year. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट आर द अजम्पशंस यू हैव मेड इन योर अप्रोच टू योर डिसीजन. ठीक है. हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये इट्स एन एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. पहला ही क्वेश्चन आई एम टेकिंग लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन ये है नहीं उतना डिफिकल्ट. हम लोग यहाँ पे एक शेड्यूल बनाएंगे. ठीक है. अ स्टेटमेंट, वी विल बी प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट. ठीक है. द स्टेटमेंट विल लुक समवॉट लाइक दिस. हाँ, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट पॉलिसीज. ठीक है. एग्जिस्टिंग इज 30 days, देन नंबर 1 45 days, number 2 60 days, number 3 75 days, and number 4 is 90 days. Sales under different existing plans आप लिखोगे यहाँ पे 50 lakh, 56 lakh, 60 lakh, 62 lakh, 63 lakhs. So you wrote all the amounts of sales. Now the next thing that we will be looking into here is variable cost. अभी क्या करना है ना, अभी हम लोग को ये जो चारों इवैल्यूएशन है या फिर ये पांचों जो सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग 1 2 3 4, ये पांचों जो सिचुएशन है, ये पांचों सिचुएशन को हमको इवैल्यूएट करना है. कैसे करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट. तो जिस सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, दैट सिचुएशन इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बनाने के लिए हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट होता है सेल्स, सेल्स से वी डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट, हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और हमें मिलता है प्रॉफिट. ये इनकम स्टेटमेंट हमें पता है, दिस इज हाउ वी मेक इट, वी प्रिपेयर इट. लेकिन जब रिसीवेबल मैनेजमेंट का सिचुएशन आता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी हमें माइनस करना पड़ता है. बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो यही रहता है. इसी के हिसाब से वी विल बी इवैल्यूएटिंग द प्लान्स. तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं. मैं ये किताब के सॉल्यूशन से ही दिखाता हूँ. ठीक है. देखो, सबसे पहले हम लोग ये पांचों प्लान्स के सेल्स लिख देंगे. सेल्स से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे एंड फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे. ठीक है. वी आर गेटिंग प्रॉफिट. ठीक है. वी आर गेटिंग प्रॉफिट. कितना आ गया मेरा, ये देखो. क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये दोनों कॉस्ट को हम लोग प्लस कर रहे हैं, 40 लाख एंड 5 लाख. ये कहाँ से आया, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बताया गया है सेल्स का 80% है. तो 50 लाख इंटू 80%, 40 लाख, 56 लाख इंटू 80% इज़ 44 लाख 80,000 एंड लाइक दैट हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे. हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके. सो टोटल कॉस्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये दोनों कॉस्ट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, वी आर गेटिंग आवर टोटल कॉस्ट.
ठीक है, पहले में आ गया 45, देन 49, 80, 6, 53 लाख, 54 लाख 60 एंड 55 लाख 40। तो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अंडर डिफरेंट प्लान्स वी विल ऐड। ठीक है, नाउ ये जो 50 लाख है इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने से हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले में 5 लाख, दूसरे में 6 लाख 20, देन 7 लाख, 7 लाख 40, 7 लाख 60। ठीक है, किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, वो है ये वाला। लेकिन अभी यहाँ पे ही हम लोग एक्साइटेड होके आंसर नहीं बोल सकते। द नेक्स्ट थिंग हियर इज़ कि हम लोग इंक्रीमेंटल या एडिशनल प्रॉफिट मेजर कर रहे हैं। सी, दिस इज़ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन दैट वी आर ऑपरेटिंग। ये हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग ऑल दीज प्लान्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो एग्जिस्टिंग वर्सेस 1, एग्जिस्टिंग वर्सेस 2, एग्जिस्टिंग वर्सेस 3, एग्जिस्टिंग वर्सेस 4, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या था, देखो ये 6 लाख 20 मेरा प्रॉफिट आया, यहाँ पे 5 लाख था, दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 लाख 20। इसी तरह से 7 लाख और 5 लाख में 2 लाख का डिफरेंस है। 7 लाख 40 और 5 लाख में 2 लाख 40 है, एंड 7 लाख 60 और 5 लाख में 2 लाख 60 है। So what we are doing is we are comparing every alternatives with the existing plan. Why are we doing this? Because we need to find out how much incremental profit we can earn if we give our customers more number of credit period. ठीक है, so इस तरह से हमारा incremental profit आ गया। अभी क्या करना है? अभी यहाँ से शुरू होता है different। अभी यहाँ से हमारा शुरू होता है, हम लोग अलग क्या कर रहे हैं इन रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज टू फाइंड आउट एवरेज डेटर्स। क्यों एवरेज डेटर्स निकालना है भाई? व्हाई डू वी नीड एवरेज डेटर्स? बिकॉज यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो 20% है। अगर आप अपने डेटर्स से पैसे नहीं लेते हैं, अगर आपका डेटर्स जो है वो पैसे अपने पास दबा के रख लेता है, इसका मतलब you are losing interest cost. Now how much interest cost are you actually losing? वापस मैं बताता हूँ, if you are not collecting money from your debtors, it means that the money is getting blocked in their hands and it is your money, and if you are not getting that money you are losing your income. Now how much income you could have earned? आप कितना पैसा earn कर सकते थे अगर वो पैसा आपके हाथ में होता तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज डेटर्स निकालते हैं, और उसका एवरेज डेटर्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पीरियड। तो ये कैसे निकलता है, एवरेज डेटर्स कैसे निकलता है? देखो हमारे लिए ये जो सेल्स है, सेल्स के बाद ये जो यहाँ पे 45 लाख आया ना, ये जो टोटल सेल है, ये हमारा पैसा है, हमारा खर्चा है। देखो जो सेल्स है इट इंक्लूड्स प्रॉफिट। what if we exclude profit from the sales, then we have cost of sales, right? and ये variable cost और fixed cost तो cost of sales ही है, या फिर cost of goods sold ही तो है। so ये जो amount है, ये पैसा customers के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना है एक्चुअली customers के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो cost है, ये जो total cost है, ये हमारा cost of sale है। अब इसका कितना भाग, how much from of it is blocked in the hands of debtors, वो हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? ये 45 लाख जो है, ये 45 लाख डिवाइडेड बाई 360, तो एक दिन का सेल आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे क्रेडिट पीरियड से, तो हमारा नंबर ऑफ ये 30 दिन का जो पैसा होता है वो हमारा कितना ब्लॉक्ड है वो समझ में आ जाएगा। देखो मैं वापस कहता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, माई एनुअल सेल, ये मेरा एनुअल सेल है, ये एनुअल सेल है। ठीक है, ये पूरे 1 साल का सेल है, लेकिन आप अपने कस्टमर को कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं? 30 डेज़ का। सो इसका मतलब क्या हो गया, 50 लाख पूरे साल का है। इसको अगर मैं 360 से डिवाइड करता हूँ तो एक दिन का सेल आएगा, और मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, तो फिर मेरे को 30 दिन का सेल आएगा। ठीक है, मैं एक बार ये बताता हूँ करके ये क्या होता है कैलकुलेटर में। देखो तो क्या होता है,
50 लाख कैलकुलेटर में करो, 50 लाख डिवाइडेड बाय 360, ये एक दिन का सेल आ गया 13,888 या फिर 89। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 4,16,666। तो ये पैसा जो है कस्टमर अपने पास रखा हुआ है 30 दिन के लिए। लेकिन इस पैसे में ये 4166667 ये जो पैसा है इट इज़ ब्लॉक्ड इन दी हैंड्स ऑफ कस्टमर्स, बट ये पैसा में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो हमें प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई वी आर कंसिडरिंग टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट जब मैं 45 लाख जो है 45 लाख डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विथ 30 करता हूँ, इसका मतलब है दिस इज़ द मनी विच इज़ ब्लॉक्ड इन दी हैंड्स ऑफ कस्टमर्स फॉर 30 डेज। ये मेरा पैसा है, इसमें कुछ नहीं इंक्लूडेड है, कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। सो इट इज़ आई शुड बेटर कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम माई कस्टमर्स, नहीं तो फिर इतनी पैसा का लॉस होगा, ये पूरा पैसा का लॉस होगा। सो ये मेरा आ रहा है 3,75,000, ये 3,75,000 आ रहा है। मतलब ये जो पैसा है ये मेरा पैसा है जो मैंने मार्केट से उठाया है, ये पैसा जो मेरा लगा हुआ है, ठीक है, ये पैसा मेरा लगा हुआ है। सो आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी इज ब्लॉक्ड इन दी हैंड्स ऑफ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं एवरेज डेटर्स एट कॉस्ट, एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल्स एट कॉस्ट। सो ये 3,75,000 आया, 45 लाख डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30 करके। उसी तरह से 56 लाख डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विथ 45 अगर हम लोग करते हैं तो देखो कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 56 लाख डिवाइडेड बाई 360 डेज मल्टीप्लाइड विथ 45 डेज एंड वी आर गेटिंग 7 लाख रुपीज़। तो ये 7 लाख रुपया आ गया मेरा। एक सेकेंड, मैंने शायद कुछ गलत किया। ओहो, मैंने तो पूरा सेल का अमाउंट ले लिया, सॉरी, सेल का अमाउंट थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। हमारा टोटल कॉस्ट है 49,80,000, इसको डिवाइड करना है 360 से, मल्टीप्लाई करना है 45 से, ठीक है। देखो 6,22,500, ये 6,22,500 जो आया ये है 45 डेज़ के क्रेडिट पीरियड के हिसाब से। लाइकवाइज हम लोग जो क्रेडिट पीरियड 60 डेज़ है उसका हम लोग करेंगे 53 लाख डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई इट विथ 60 डेज़, एंड देन थर्ड प्लान जो 75 डेज़ का है वो करेंगे हम लोग 54,60,000 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई करो उसको 75 से, एंड देन लास्ट जो 90 डेज़ का है वो होगा 55,40,000 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड विथ 90 एंड वी आर गेटिंग 13,85,000। सो ये हम लोगों ने एवरेज डेटर्स निकाल लिया एट कॉस्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है 20% से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इनकम हम लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 3,75,000 मल्टीप्लाइड विथ 20% एंड वी आर गेटिंग 75,000। देखो 3,75,000 कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 20% देखो 75,000 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 6,22,000 इंटू 20% एंड देन 8,83,333 इसको भी 20% से, देन 11,37,500 इंटू 20% एंड देन अगेन 13,85,000 मल्टीप्लाई इट विथ 20%। सो ये सारे को आप लोग मल्टीप्लाई करो एंड वी विल गेट दीज फिगर्स 75, 1,24,500, 1,76,667, 2,27,500, 2,77,000। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ डेटर्स आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी हमारा लग रहा है 75,000, मतलब ये पैसा हम नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। 45 डेज़ के हिसाब से 1,24,000 है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करो, एक्स्ट्रा कितना है 49,500। उसी तरह से प्लान 2 एंड एग्जिस्टिंग वाले को कंपेयर करो, मतलब 75,000 और 1,76,000 को कंपेयर करो,
and likewise 75,000 and 2,27,500 and then 75,000 into minus 2,77,000. तो इस तरह से कंपेयर करते करते देखो ये सारे फिगर्स हम लोग को मिलेंगे. ये क्या है? ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. ठीक है, ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. हम लोग इस तरह से सोल्यूशन नहीं भी कर सकते. मैं और एक तरीका बता दूंगा यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ये सोल्यूशन करें तो हमारे लिए बेटर होगा. अभी क्या करना है ना, ये जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हमारा आया था कहाँ है, ये वाली अमाउंट और ये वाला अमाउंट, इन दोनों को आप माइनस कर दो. इन दोनों को आप माइनस कर दो. ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं देन वी विल बी गेटिंग आवर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जिसका सबसे ज़्यादा होगा, जैसे प्लान 2 में 98,333 है, ये हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज हम लोग ये टाइप का सोल्यूशन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे. देयर इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट, आई लाइक द नेक्स्ट मेथड एक्चुअली. या फिर मैं ऐसे बताता हूँ, मैं एक फॉर्मेट यहाँ पे बताता हूँ. हाँ, मैं किस तरह से करने का कोशिश करता हूँ. मैं करता हूँ ऐसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मेरा कंट्रीब्यूशन. अच्छा, मेरा तो इनकम स्टेटमेंट ऊपर में बनाया ही हुआ है. ठीक है, मेरा ऊपर में बनाया ही हुआ है, तो आई विल फॉलो दिस. ठीक है, बस यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट में मैं क्या करूँगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा आई विल ऑल्सो राइट दी परसेंट, या फिर प्रॉफिट के बाद में वो कॉस्ट यहाँ पे माइनस कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ डेटर. मैं यहाँ पे इसी सम को अपने तरीके से एक बार मैं करके दिखाता हूँ. हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सेल्स इससे लेस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो क्रेडिट पीरियड का इस तरह से बनाते हैं, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज. तो मैं खाली ये 3 डिफरेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बना के देखता हूँ. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गैप रखना इससे बेटर होगा. एक एक करके करते हैं. ठीक है, सेल्स यहाँ पे है मेरा 50 लाख, यहाँ पे 56 lakhs, एंड देन 60 डेज के हिसाब से वी हैव 60 lakhs. लेस वेरिएबल कॉस्ट. क्वेश्चन में हमारा दिया ही हुआ था, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है. इट वॉज 80% ऑफ सेल्स आई थिंक, एंड हम लोग इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे 80% of sales, which is 40 लाख. एक एक करके करते हैं. ठीक है, 1 by 1. Then comes fixed cost,
fixed cost was 5 lakh. And then comes cost of debtors. कॉस्ट ऑफ डेटर्स मेरा किस तरह से कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डेटर्स मुझे, अच्छा यहाँ पे यू हैव यहाँ पे एक तरीका है, आप 40 और 45 लैक्स, मतलब ये जो टोटल कॉस्ट यू कैन फाइंड आउट, यू कैन कैलकुलेट. सो ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट. ठीक है, ये मेरा 45 लाख हो गया. कॉस्ट ऑफ डेटर्स मैं कैसे निकालूंगा? आई एम कैलकुलेटिंग इट डायरेक्टली. 45 लाख डिवाइडेड बाय 360 डेज, मल्टीप्लाई इट विथ 30. $45 lakh divided by 360, multiply it with 30. So we are getting 3,75,000. 3,75,000 उसका 20% डायरेक्ट करना है, मल्टीप्लाई इट विथ 20%, 75,000. बस इसको माइनस कर दो आप. दैट्स इट. ये यहाँ तक हो गया. अभी क्या करना है? यहाँ पे लिखो प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होगा आपका? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डेटर्स. सो 45 लाख 50 लाख, 50 लाख से माइनस करेंगे हम लोग 45 लाख, सॉरी हाँ करेक्ट, 45 लाख, एंड देन माइनस करेंगे 75,000, एंड वी आर गेटिंग 4,25,000. ये मेरा प्रॉफिट आ गया. सिमिलरली सिचुएशन नंबर 2, 56 लाख का 80% है मेरा वेरिएबल कॉस्ट. विच इज़ 44,80,000. सो 44,80. ठीक है, इससे मैं फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा कांस्टेंट है 5 लाख, माइनस करेंगे. वी आर हैविंग टोटल कॉस्ट ऑफ 49,80,000. ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डेटर्स. कॉस्ट ऑफ डेटर्स का कैलकुलेशन मैं यहीं पे देखता हूँ. मेरा कितना आएगा? 49,80,000 डिवाइडेड बाय 360, मल्टीप्लाई इट विथ 45 एंड अगेन मल्टीप्लाई इट विथ 20%. ठीक है, सो divided 49,80,000 divided by 360 multiply it with 45 days. ये आ गया मेरा 6,22,500 एवरेज डेटर्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं. हम लोग यहाँ पे एवरेज डेटर्स का एक कॉलम बना भी सकते हैं, नहीं भी. आई एम डूइंग इट इन अ शॉर्टकट मैनर. 6,22,500 इसका आप 20% निकाल लो, एंड वी आर गेटिंग 1,24,500. सो 124,500. सो दिस प्रॉफिट कितना कैसे निकलेगा? प्रॉफिट हमारा निकलेगा 56 लाख माइनस करना है इसे टोटल कॉस्ट विच इज़ 49,80,000, एंड देन माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डेटर्स विच इज़ 1,24,500. एंड देखो हमारा आ रहा है यहाँ पे 4,95,500. सो आवर प्रॉफिट हैव इंक्रीज्ड. ठीक है, लेकिन ये तीनों प्लान के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा है? अच्छा, नाउ 60 लाख का 80% इज
48 लाख, ठीक है, 48 लाख यहाँ लिखता हूँ मैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा कांस्टेंट है 5 लाख, तो मेरा यहाँ पे 48 प्लस 5 53 लैक्स हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ डेटर्स विच वी कैन फाइंड आउट लाइक 53 लाख डिवाइडेड बाय 360 multiply it with 60 days, huh? Right, 60 and then 20%. So how much are we getting? 53 lakhs divided by 360, multiply it with 60, multiply it with 20%. 1,76,000, 176,667 ये हमें मिल गया एज आवर कॉस्ट ऑफ डेटर्स। अब हम लोग क्या प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हमारा होगा 60 लाख वॉज आवर सेल, यहाँ से माइनस करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल विच इज़ 48 लाख, माइनस करना है हमें कॉस्ट ऑफ डेटर्स विच इज़ एक सेकेंड वापस से करते हैं, हाँ 60 लाख माइनस 48 लाख 12 लाख आया, माइनस करेंगे यहाँ से 1,76,666, ये आ गया मेरा 1,023,334। तो हमारा प्रॉफिट देखो इसमें सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वी विल बी एक्सेप्टिंग 60 डेज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी बिकॉज इसमें मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। सो आई कैन आइदर डू इट इन दिस मैनर कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया, या फिर यहाँ पे किताब में जिस तरह से दिया हुआ है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ, किस तरह से मेरा निकलेगा। एक सेकेंड, शायद कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, एक गलती हो गया, ये कैलकुलेशन एरर आ गया। हाँ, क्या एरर आया बताता हूँ मैं, ये होते रहता है। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे देखो, सेल्स था मेरा 60 लाख, यहाँ से माइनस करना है टोटल कॉस्ट विच इज़ 53 लाख, माइनस करेंगे 176,667। सो ये आता है मेरा 60 लाख माइनस 53 लाख माइनस 1,76,666, तो ये आ गया मेरा 5,23,334, 5,23,334। सो ये मेरा टोटल सेल आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट मेरा सबसे ज़्यादा है एनुअल प्रॉफिट, एंड आई विल गो विथ 60 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड। यहाँ पे देखो ये एक डिफरेंट सम है यहाँ पे रिसीवेबल मैनेजमेंट का। इट इज़ नॉट दैट लेंदी, इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन। PQR Limited is examining the question of relaxing its credit policy. It sells at present 25,000 units at a price of rupees 100 per unit. The variable cost per unit is rupees 80 and average cost per unit at the current sales volume is rupees 90. All the sales are on credit. The average collection period being 40 days. A relaxed credit period policy is expected to increase sales by 10% and the average of receivable to 60 days. Assuming 20% return, should the firm relax its credit policy or not? क्या हो रहा है, 25,000 यूनिट कंपनी करेंटली सेल कर रही है एंड द प्राइस पर यूनिट इज़ रुपीज़ 100 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपया है पर यूनिट एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज़ 90, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हो गया मेरा 10 रुपीज़
पर यूनिट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट जो हमारा कैपेसिटी है 25,000 मल्टीप्लाई करो उसको 10 से, सो वी आर गेटिंग 2,50,000। नाउ दिस 2,50,000 विल बी माई फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 40 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड एंड 60 डेज बोथ। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको आप मल्टीप्लाई करना 80 से, 80 इंटू 25,000 एंड मेरा सेल्स तो 10% से बढ़ेगा ना, सो 25 प्लस 2,500 27,500। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, वी विल बी प्रिपेयरिंग 2 कॉलम्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी। एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो रहा है, माई सेल इज़ 25,000 यूनिट्स एट 100 रुपीज़ पर यूनिट, सो 25 लाख रुपीज़ हो गया। प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी इज़ माई सेल विल इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। सेल मेरा क्या था 25,000 यूनिट्स इंटू 110%, 10% से बढ़ेगा ना, सो 25,000 मल्टीप्लाई करो इसको 110% से, सो 1.1 मतलब 110% विच इज़ 27,500, ये आ गया। इसको आप 100 रुपया से मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट द टोटल सेल वैल्यू। अभी यहाँ से क्या करना है, हम लोग माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट आता है, एक है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और एक है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, विच विल एंटायरली बी मल्टीप्लाइड विथ माई क्वांटिटी ऑफ सेल। सो 80 रुपीज़ है, ये 80 रुपीज़ मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वो मल्टीप्लाई होगा आपका 25,000 से, और फिर वही 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई होगा 27,500 से फॉर माई, ये आ गया मेरा, देखो इसका, और ये 27,500 मल्टीप्लाई करना है इसको 80 से, एंड वी आर गेटिंग 22 लाख रुपीज़ माई वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी। ना फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, ये देखो जो हमारा एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी है उसके हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, ये है मेरा टोटल कॉस्ट और ये है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। तो जो डिफरेंस आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट मेरा 90 है, 90 माइनस 80 करेंगे तो मुझे 10 मिलेगा। ये 10 को आप मल्टीप्लाई करो 25,000 यूनिट से, सो वी आर गेटिंग 2,50,000 एंड नाउ दिस 2,50,000 विल रिमेन सेम फॉर बोथ क्रेडिट पीरियड, ठीक है। नाउ सो हमारा क्या हो गया, 25 लाख से 2,50,000 माइनस करो, आवर टोटल 25 लाख से आप माइनस करो टोटल कॉस्ट विच इज़ 22 lakh 50 for existing and 24 lakh 50, 22 lakh and 2 lakh 50, 24 lakh 50,000 for proposed credit policy, ठीक है। सो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 2 lakh 50 for existing and 3 lakh for my proposed, ठीक है ना। अभी हम लोग सिमिलरली जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में किए, हम लोग निकालेंगे हमारा एवरेज रिसीवेबल्स। ये मेरा पूरा साल का है। सो मेरा टोटल कॉस्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 22 लाख 50 है ना, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल लिया, देखो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोपोज्ड वाले में बेटर है, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डेटर्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डेटर्स, एंड कॉस्ट ऑफ डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट इज 22 लाख divided by 365 days in a year and multiplied with 40, we are getting 2,46,575। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से टू गेट कॉस्ट ऑफ डेटर। सिमिलरली 24 लाख 50 मेरा कॉस्ट है प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी का, उसको डिवाइड करेंगे 365 डेज, 1 डे का सेल आएगा, मल्टीप्लाई करना है 60 से। याद रखना हमेशा ये टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है एंड डिवाइड होता है, ठीक है। वी आर गेटिंग 402,740 एज आवर एवरेज रिसीवेबल। इसको मल्टीप्लाई करो 20% से एंड वी आर गेटिंग हमारा कॉस्ट ऑफ डेटर्स 49,315 एंड 80,548। ये 2,50,000 को माइनस करो 49,315 एंड वी आर गेटिंग 2,06,85 एंड ये 3 लाख को माइनस करना है 80 से एंड वी आर गेटिंग 2,19,452। अभी क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं, कितना है 219,452 माइनस 200,6
685, मतलब आपको तो ये भी ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, हाउ मच प्रॉफिट इंक्रीज इज देयर as per the proposed credit policy that you are accepting the proposed credit policy. Why are you accepting the credit policy? Because you are experiencing increased sales. How much increase in sale and how much increase in profit is there? Incremental profit कितना है? So 18,767 ये amount आ गया, ठीक है, माइनस करके. So that is why we are accepting it, ठीक है. So इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. जब हम लोग क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं, क्रेडिट पॉलिसी अगर हम लोग लिबरल करते हैं, हमारा खाली कॉस्ट नहीं बढ़ता है, आवर कॉस्ट ओनली डज नॉट इंक्रीज, देयर इज़ अ चांस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड डेट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग का बैड डेट भी इंक्लूड किया गया है. देखो, अ कंपनी बिलीव्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज सेल्स इफ क्रेडिट टर्म्स आर रिलैक्स्ड. The profit plan based on the old credit terms envisages projected sales at 10 lakh, a 30% profit volume ratio, fixed cost 50,000. Profit volume ratio दिया हुआ है, तो अगर आपको PV ratio दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, contribution by sale into 100 आपको दिया हुआ है इक्वल 30%, ठीक है. सो contribution कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारे पास नहीं है कंट्रीब्यूशन रहेगा तो हमको फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन बाय 10 लाख इंटू 100 इक्वल 30%, या फिर 30% को हटा दो 0.3 लिखते हैं, ठीक है, 0.3. हाँ, अच्छा, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 10 लाख सेल है, अगर मेरा पीवी रेशो है 30%, सो मैं 10 लाख पे डायरेक्ट 30% अगर करता हूँ तो मेरा 3 लाख रुपीज़ आता है, राइट, डायरेक्ट 3 लाख. तो आई कैन से दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3 lakhs, और सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू VC विच इज़ इक्वल टू 7 लाख, ठीक है. 10 लाख से 3 लाख आप माइनस करो, आपको 7 लाख मिल जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट. तो चलो 7 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ गया एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन एज 50,000 रुपीज़. बैड डेट यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 1% एंड एन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑफ 10 times. द रिलैक्स्ड क्रेडिट पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स टू 12 लाख. अभी अगर आप रिलैक्स करते हैं ना क्रेडिट पॉलिसी तो आपका 12 लाख से सेल इंक्रीज, 12 लाख तक आपका सेल पहुंच जाएगा 10 लाख से, मतलब 2 लाख से इंक्रीज करेगा. हाउएवर बैड डेट विल राइज टू 2%. अभी 1% है सेल्स का, अभी देयर इज 1% ऑफ सेल एज बैड डेट, अभी ये 2% हो जाएगा, ठीक है. एंड द अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल डिक्रीज टू 6 times. नाउ should the company adopt a new credit policy assuming the company's target rate of return is 20%. सो यहाँ पे ये पूरा सेम सोल्यूशन है, सेम ही तरह से हम लोग करना पड़ेगा हमें. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, प्रेजेंट पॉलिसी एंड क्रेडिट प्रपोज्ड पॉलिसी का. सेल्स हमारा 10 लाख है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमको मिल ही गया 7 लाख, और आई कैन से दैट अगर मेरा 30% इज़ माई PV रेशो, इफ़ PV इक्वल 30%, therefore VC इक्वल 70%, ठीक है. 100 माइनस 30 इज 70. सो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया 7,50,000, टोटल कॉस्ट आ गया 8,90,000. अभी क्या करना है, अभी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकाल लिए, ठीक है, दैट इज़ 2,50,000. करना क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स या फिर एवरेज रिसीवेबल्स. कितना है इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, टोटल कॉस्ट मेरा 7,50,000 है, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3, एक सेकेंड, 7,50,000 यहाँ पे देखो वी आर हैविंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो गिवन है, ठीक है.
डेटर्स टर्नओवर रेशियो जब हमें दिया हुआ रहता है ना, सो वी डोंट एक्चुअली नीड टू फाइंड आउट, हमें 365 से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम लोग डेटर्स को डिवाइड करेंगे हमारा टर्नओवर रेशियो से, ठीक है। सो हमारा टर्नओवर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग इज गिवन एज 10 एंड प्रपोज्ड का 6, तो ये 10 एंड 6 दिया हुआ है मेरा। यहाँ पे ये होगा 10 एंड यहाँ पे होगा मेरा 8,90,000 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। सो ये मेरा 75,000 आ गया, ये 1,48,333 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 20% से एंड वी आर गेटिंग आवर कॉस्ट ऑफ डेटर्स एज 15,000 एंड 29,667। बैड डेट मेरा दिया हुआ है 1%, ठीक है। बैड डेट मेरा दिया हुआ है 1% ऑफ सेल्स एंड विच विल इंक्रीज टू 2% ऑफ सेल इन द प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी। तो हमें क्या करना है, 10 लाख के ऊपर ही ये कैलकुलेशन होगा इंटू 1% एंड ये 12 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगा इंटू 2%। सो ये 10,000 एंड 24,000 आ गया, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट हमारा क्या क्या आया, टोटल कॉस्ट में हम लोग का आएगा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेटर्स प्लस हमारा आएगा बैड डेट। तो ये सारे कॉस्ट को आप प्लस कर लो, मतलब आपका 7 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ठीक है। सारे खर्चों को प्लस कर दो, उसको माइनस करो आप सेल से एंड वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट एज, हमें नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट मिल रहा है हमें 2,25,000, ठीक है, 2,25,000। सो 2,25,000 इन द केस ऑफ प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रपोज के लिए 2,56,333। सो देयर इज़ एन इंक्रीमेंटल, इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो देयर इज़ एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 31,333 एंड दैट इज़ वाई वी विल बी एक्सेप्टिंग दी प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है।